हेलो नमस्कार साथियों, आचार्य कुल में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आचार्य कुल के माध्यम से आज जो हम महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं वो भारतीय संदर्भ में राज्यपाल को लेकर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में राज्यपाल का पद अपने आप में काफ़ी विवादित मुद्दों को लेकर के आपके सामने आता है और राज्यपाल के पद के संदर्भ में या राज्यपाल के व्यवहारों के संदर्भ में जो आपके विभिन्न प्रकार के विवादित मुद्दे हैं वो आए दिन आपके सामने आते रहते हैं। और यही एक कारण भी है कि राज्यपाल जैसी व्यवस्था भारतीय संविधान की ओर से भी आपके सामने आती रहती है और राज्यपाल जैसी व्यवस्था को लेकर के आए दिन जो नाना प्रकार के विवादित मुद्दे आपके सामने आते हैं वहाँ से आपको एक क्या है करंट ओरिएंटेड डिस्कशन भी आपको क्या है मिल ही जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आचार्य कुल के इस मंच के माध्यम से राज्यपाल को लेकर के हम 2-3 पार्ट्स आपके सामने रखेंगे, यानी कि राज्यपाल को लेकर के 2-3 प्रकार की महत्वपूर्ण चर्चाएं आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी और इन महत्वपूर्ण चर्चाओं के प्रस्तुतिकरण के ग्राउंड पर या इनके माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे कि राज्यपाल को लेकर के जो नाना प्रकार की बातें हैं या राज्यपाल को लेकर के जो नाना प्रकार के कंट्रोवर्शियल ग्राउंड्स हैं, इश्यूज़ हैं, या राज्यपाल को लेकर के जो नाना प्रकार के कमीशंस हैं उनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो जो पार्ट 1 का टाइटल हमने आपको दिया है मेरे प्यारे साथियों, तो पार्ट 1 का जो टाइटल आपके सामने है वो यही है कि राज्यपाल पद पर हम लोग क्या है महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के चलेंगे। और राज्यपाल पद पर हम लोग जो महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के चलेंगे इसमें हम आपको थोड़ा यहाँ पर क्या है गाइडेंस देने का काम करते हैं। देखो, राज्यपाल पद पर जो आपकी महत्वपूर्ण चर्चा होगी है ना, राज्यपाल पद पर जो आपकी महत्वपूर्ण चर्चा होगी तो महत्वपूर्ण चर्चा के संदर्भ में हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जैसे राज्यपाल का जो पद है ना, इस पद का जो प्रावधान है, राज्यपाल का जो पद है, इस पद का जो प्रावधान है, इस पद का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है। इस पद का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है, किस देश के संविधान से प्रभावित एक चीज, किस देश के संविधान से प्रभावित। ओके, ठीक है। दूसरी बात हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट है, राज्यपाल की जो आपकी नियुक्ति है, इसको भी हम यही डिस्कस करेंगे इस तरीके से कि किस देश के संविधान से प्रभावित है, किस देश के संविधान से प्रभावित है, किस देश के संविधान से प्रभावित। ओके, संविधान से प्रभावित, ठीक है जी। अगली बात हमें यहां पर यह डिस्कस करके चलना है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है, तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में संवैधानिक व्यवस्था क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में संवैधानिक व्यवस्था क्या बनी हुई है। एक बात, संवैधानिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। ओके, और साथ ही साथ क्या है राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में हम लोग क्या है यहाँ पर डिस्कस करेंगे सरकारी आयोग को, सरकारी कमीशन। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर किसको डिस्कस करेंगे, सरकारी आयोग की जो सिफारिशें हैं, तो सरकारी आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको यहाँ पर क्या है आपको थोड़ा कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, उनको यहाँ पर आपको क्या है कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और एक बात हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि राज्यपाल के जो व्यवहार हैं, राज्यपाल के जो व्यवहार हैं, तो राज्यपाल के व्यवहारों के संदर्भ में है ना, राज्यपाल के व्यवहारों के संदर्भ में गौर करना मेरी बातों पे। राज्यपाल के व्यवहारों के संदर्भ में जो आपके डिफरेंट कमीशंस हैं यानी कि जो आपके आयोग हैं, तो आपको यहाँ पर क्या है आयोगों पर भी डिस्कशन अपना लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि जो आपके कमीशंस हैं उनको भी यहाँ पर आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल को लेकर के आप किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है,
नियुक्ति किस देश के संविधान से प्रभावित है, नियुक्ति के संदर्भ में संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है और नियुक्ति के संदर्भ में सरकारी आयोग की सिफारिशें क्या कहती हैं। राज्यपाल के जो आपके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं उनके रिगार्डिंग जो आपके डिफरेंट कमीशंस हैं उनकी मेजर 1 रिकमेंडेशंस क्या हैं, उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं, ये मामला आपको यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे साथियों बना करके चलना पड़ेगा। तो ये मेरे इंट्रोडक्शन आपके सामने यहाँ पर क्या रखा है, ये इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने क्या यहाँ पर रखा है। अब हम डिस्कशन को क्या है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आइए, सबसे पहला विचार आपको यहाँ पर ये लेके चलना है कि राज्यपाल का जो पद है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है। राज्यपाल का जो आपका पद है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है। और जब इस मामले को आप लोग कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में हमारे सामने महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं या जो भी महत्वपूर्ण किताबें होती हैं, है ना, हो सकता है कि उनमें कहीं आपको लिखा मिल जाए कि राज्यपाल का जो पद है वो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित है। तो देखो हम आपको क्या बताना चाहेंगे, हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे, प्यार से इस बात को समझने की कोशिश करना कि राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ब्रिटेन में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ब्रिटेन में आपको जाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। ब्रिटेन में आपको क्या दिखाई पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, एकात्मक शासन व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। एकात्मक शासन व्यवस्था आपको क्या है दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, बात को समझना। यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये हो जाता है कि आपको वहाँ पर क्या है केंद्र सरकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। आपको वहाँ पर क्या है केंद्र सरकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो जो ये जो केंद्र सरकार की व्यवस्था है इसको आप ओके करके चलेंगे। ब्रिटेन की एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार की व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। एक बात जरूर यहाँ पे नोट डाउन करके चलेंगे कि ब्रिटेन की एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य सरकार की व्यवस्था आपको नहीं दिखाई पड़ती है। राज्य सरकार की जो व्यवस्था है वो एक्चुअली आपको नहीं दिखाई पड़ती है ना। या आप ऐसे कह सकते हैं या इसको बदल के आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इसको और भी ज़्यादा आसान आपको बनाना हो, क्योंकि मैंने ये कहा इसको और आसान बनाते हैं। आप ऐसे कह लो कि केंद्र सरकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है और इसको ऐसे कह लो कि मान लीजिए राज्य सरकार की व्यवस्था भी क्या है दिखाई पड़ती है। इसको भी ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र सरकार की व्यवस्था के साथ साथ क्या है और राज्य सरकार की व्यवस्था भी क्या दिखाई पड़ती है, इसको आसान बनाते हैं। लेकिन ये जो केंद्र सरकार की व्यवस्था वहाँ पे दिखाई पड़ती है तो केंद्र सरकार जो अपनी शक्तियाँ ग्रहण करती है, केंद्र सरकार जो वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्वायर करती है, जो अपनी शक्तियाँ ग्रहण करती है, तो शक्तियाँ जो है किससे ग्रहण करती है, संविधान से ग्रहण करती है, संविधान से ग्रहण करती है। ये बात याद रखना। ब्रिटेन की जो आपकी एकात्मक सरकार है, एकात्मक शासन व्यवस्था है और एकात्मक शासन व्यवस्था के आलोक में जो केंद्र सरकार की व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है, तो ये जो केंद्र सरकार की व्यवस्था है, तो केंद्र सरकार के बारे में आप इन बातों को कह सकते हैं कि ये अपनी शक्तियों को कहाँ से एक्वायर करके चलती है, तो ये अपनी पावर्स को जो एक्वायर करके चलती है वहाँ के संविधान से करके चलती है। लेकिन जो राज्य सरकार है, वहाँ की जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार जो है अगर इसकी पावर्स के बारे में आप बात करोगे, तो अगर इसकी शक्तियों के बारे में आप बात करोगे, तो ये अपनी शक्तियों को ग्रहण कहाँ से करती है, ये अपनी शक्तियों को ग्रहण कहाँ से करती है। तो एक बात तो ये है कि ये अपनी शक्तियों को ग्रहण कहाँ से करती है, संविधान से नहीं करती। ये अपनी शक्तियों को ग्रहण कहाँ से करती है, संविधान से नहीं करती, संविधान से नहीं करती। ये अपनी शक्तियों को ग्रहण कहाँ से करती है, अगर आप इसकी पावर्स को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो ये अपनी शक्तियों को कहाँ से ग्रहण करती है, तो आप ये बताएंगे है ना, केंद्र सरकार की ओर से। किसकी ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। किसकी ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। तो आप एक बात समझो, ब्रिटेन की एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार की व्यवस्था ही क्या है, मजबूत व्यवस्था मानी जाती है।
राज्य सरकारों की व्यवस्था, अगर आप ये कहेंगे कि राज्य सरकारों की व्यवस्था क्या है, वहां पर आपको दिखाई पड़ती है। राज्य सरकारों की व्यवस्था क्या है, वहां पर आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो अपनी शक्तियों को कहां से एक्वायर करने की बात करती है, वहां के संविधान की ओर से। लेकिन जो राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार जो है वो अपनी शक्तियों को कहां से एक्वायर करने की बात करती है, वहां के संविधान से नहीं। इसलिए राज्य सरकार की व्यवस्था वहां पर कमजोर मानी जाती है केंद्र सरकार की तुलना में। राज्य सरकारें वहां पर इसी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने का काम करेंगी, जो शक्तियां क्या हैं, केंद्र सरकार की ओर से उनको क्या है, हैंडओवर की जाएंगी। ये राज्य सरकारें उसी हिसाब से अपना व्यवहार करके चलती हैं जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से डायरेक्शन दी जाती हैं, या जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से क्या है, गाइडलाइंस प्रस्तुत की जाती हैं। तो राज्य सरकार की व्यवस्था होने के बाद भी क्या है, अपने आप में क्या मानी जाती है, एक कमजोर व्यवस्था मानी जाती है। अब राज्य सरकार की व्यवस्था को वहां पर अपनाया क्यों गया है, तो राज्य सरकार की व्यवस्था को वहां पर इस नाते अपनाया गया है ताकि केंद्र सरकार जो है ना, केंद्र सरकार की व्यवस्था है, इसका मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है। और अगर आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का इफेक्टिव यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के बिहाफ पर भी जाना पड़ेगा। आपको क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के बिहाफ पे भी आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने यहां पर यह कहा कि जो पावर्स हैं उनका सेंट्रलाइजेशन है, किस में है, केंद्र सरकार में है। क्या कहा आपने, केंद्र सरकार में है। लेकिन इस पावर का यूज कहां पे होना है, यहां पर भी होना है। इस पावर का यूज कहां पे होना है, यहां पर भी होना है। इस पावर का यूज कहां पे होना है, यहां पर भी होना है। इस पावर का यूज कहां पे होना, यहां पे भी होना है। इस पावर का यूज कहां पे होना, यहां पे भी होना है। और इस पावर का यूज कहां पे होना, यहां पे भी होना है। तो केंद्र सरकार क्या है, अपनी ओर से पावर निकालती है। केंद्र सरकार क्या है, वहां की अपनी ओर से पावर निकालती है, और अपनी ओर से पावर निकाल के क्या है, राज्य सरकारों की व्यवस्था को अपनाती है। राज्य सरकारों की व्यवस्था को क्या अपनाने का कार्य करती है, ताकि पावर्स का जो सेंट्रलाइजेशन है, जब उसके बाद आप डिसेंट्रलाइजेशन को अपना करके चलें तो पावर का क्या है, सकारात्मक प्रयोग हो पाए, यानी कि शक्तियों का क्या है, सकारात्मक प्रयोग हो पाए। पावर्स का क्या है, सकारात्मक प्रयोग हो पाए, या शक्तियों का क्या है, सकारात्मक प्रयोग हो पाए। तो यहां जो आपने ये सेंटर बनाया, ये जो आपने यहां पर क्या लिया, ये सेंटर आपने यहां से लिया, यहां से जो आपने सेंटर आपने निकाला, और सेंटर के सामने आपने क्या बनाया, यहां पर स्टेट आपने बनाने का काम किया। स्टेट आपने बनाने का काम किया। तो वहां पे सेंटर क्या चाहता है, वहां पे सेंटर ये चाहता है कि स्टेट पर हमारा हमेशा क्या रहे, स्टेट पर हमारा क्या हमेशा क्या रहे, रेगुलेशन रहे। स्टेट पर हमेशा हमारा क्या रहे, रेगुलेशन रहे। स्टेट पर हमारा क्या रहे, हमेशा रेगुलेशन रहे। स्टेट पर हमेशा हमारा क्या रहे, रेगुलेशन रहे। इस नाते ये जो आपका रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन के लिए वहां पर किस पोस्ट को अपनाया गया है, तो रेगुलेशन के लिए वहां पर किस पोस्ट को अपनाया गया है, तो पोस्ट का नाम क्या होगा, आपका गवर्नर होगा। पोस्ट का नाम क्या होगा, आपका गवर्नर होगा, यानी कि क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ब्रिटेन के एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य रूपी इकाइयों पर अपने कंट्रोल रेगुलेशन को मेंटेन किए जाने के उद्देश्य से एक पद चाहती है, एक व्यवस्था चाहती है। और ये जो पद आपके सामने आता है, या जो व्यवस्था आपके सामने आता है, इस पद को या इस व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, वहां राज्यपाल कहा जाता है। तो कंक्लूजन आप ये दिखा सकते हैं कि ब्रिटेन में जो राज्यपाल का पद है, ब्रिटेन में जो राज्यपाल का पद है, अगर आप यहां से ब्रिटेन को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, किसको कैलकुलेट करने की बात करेंगे, ब्रिटेन को आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो ब्रिटेन में जो आपका राज्यपाल का पद आपको दिखाई पड़ेगा, ब्रिटेन में जो आपको राज्यपाल का पद आपको दिखाई पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, तो राज्यपाल का पद जो है अगर कभी पूछा जाए तो वहां क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। वहां पर क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। एकात्मक शासन व्यवस्था की क्या है, विशेषता आप लेके चलेंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था का फीचर आप लेके चलेंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या है, विशेषता आप लेकर के चलेंगे। ये मामला आपके समझ में आ गया होगा, ये मामला यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हमने डिस्कस क्या करना था, राज्यपाल का पद किस देश की संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित है। तो इस सवाल का अगर आपको आंसर चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या है, यहां पर यह व्यवहार करके चलना पड़ेगा। जो व्यवहार क्या है, मैंने आपके सामने रखने का कार्य किया। जिस व्यवहार को मैंने आपके सामने क्या है, रखने का कार्य किया। अब देखिए
यहां पर हम लोग अब सीधा क्या कहेंगे, आंसर में हम क्या लेंगे, राज्यपाल का पद भारतीय संदर्भ में किस देश की संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित है। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आप पहले क्या लेंगे, आंसर क्या होगा आपका, ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था, ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था, ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था, ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था। और अगेन फिर आप यही लिख के चलेंगे कि राज्यपाल का पद जो है ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था को जब आप कैलकुलेट करने की बात करते हैं अगेन फिर लिखेंगे ताकि गलती ना हो, बार बार लिखने से कई बार सुविधा प्राप्त हो जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है वहां पर, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। यानी कि अब आंसर आ गया, आंसर आप यही लेके चलेंगे हमेशा कि भारतीय संदर्भ में जो राज्यपाल का पद है वो ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित है, और ब्रिटेन में जो राज्यपाल का पद है वो क्या है, वो एकात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता माना गया है ना। लेकिन अब देखो, आंसर तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन अब अगर आप यहां पर भारतीय संदर्भ बनाने की बात करेंगे तो भारत में थोड़ा व्यवहार विपरीत करना पड़ेगा। यहां पे अगर आप भारतीय संदर्भ बनाने का कार्य करेंगे तो भारतीय संदर्भ में आप क्या कहेंगे, राज्यपाल का पद, देखो राज्यपाल का जो पद है भले ही ब्रिटेन से प्रभावित है, लेकिन भारतीय संदर्भ में जो राज्यपाल का पद है कोमा संघात्मक व्यवस्था की विशेषता, वहां पर एकात्मक का है और भारत में किसका बनेगा, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता आप कह के चलेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता कैसे है, देखो तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता ऐसे है, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम भारतीय संविधान का जो 7वां शेड्यूल आपके सामने आता है, भारतीय संविधान की यदि हम 7वां शेड्यूल को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, यानी कि 7वीं अनुसूची को यदि हम क्या है यहाँ पर कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो 7वां शेड्यूल में क्या मिलता है, डिवीजन ऑफ पावर्स आपको मिलता है। 7वां शेड्यूल में आपको क्या दिखाई पड़ता है, डिवीजन ऑफ पावर्स आपको दिखाई पड़ता है, आपको क्या दिखाई पड़ता है, डिवीजन ऑफ पावर्स आपको दिखाई पड़ता है। दैट मीन्स शक्तियों का विभाजन आपको दिखाई पड़ता है। और शक्तियों का विभाजन कैसे है, केंद्र, एक तरफ केंद्र है और एक तरफ क्या आपके स्टेट्स हैं, एक तरफ केंद्र है और एक तरफ क्या है, राज्य रूपी इकाइयां हैं, एक तरफ केंद्र है और एक तरफ क्या है, राज्य रूपी इकाइयां हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, हमने अपने यहाँ की संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्य रूपी इकाइयों को उतना मजबूत नहीं माना जितना केंद्र को हमने माना है। तो हमारी संघात्मक व्यवस्था में राज्य रूपी इकाइयों की तुलना में या राज्य रूपी इकाइयों के कंपैरिजन में हम केंद्र को अधिक शक्तिशाली मान के चलते हैं, केंद्र को अधिक क्या है, मजबूती देने का काम करते हैं। तो केंद्र का रेगुलेशन आना चाहिए, केंद्र क्या है, अपना रेगुलेशन मेंटेन करना चाहता है, केंद्र क्या है, अपना रेगुलेशन मेंटेन करना चाहता है किन पर, राज्य रूपी इकाइयों पर। तो हमारे यहाँ पर केंद्र अपना जो रेगुलेशन राज्य रूपी इकाइयों पर इस्टेब्लिश करके चलता है वो किसके माध्यम से करता है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की सहायता से। किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की सहायता से। तो दोनों मामलों में एक बात तो कॉमन है, ब्रिटेन की एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल के पद के माध्यम से वहां की केंद्र सरकार जो मजबूत है, शक्तिशाली है, वो राज्य रूपी इकाइयों पर अपने कंट्रोल को मेंटेन करके चलती है। इसी बात को आधार बनाते हुए हमने कहा कि हम राज्यपाल के पद के संदर्भ में ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित हुए, लेकिन हमारे यहाँ ये जो पद है ये संघात्मक व्यवस्था के लिए कार्य करता है। और संघात्मक व्यवस्था में यदि हम हल्के से 7वां शेड्यूल को कैलकुलेट करके चलें तो 7वां शेड्यूल में हमें क्या दिखाई पड़ता है, डिवीजन ऑफ पावर्स हमको दिखाई पड़ता है। और ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है केंद्र और हमारे यहाँ पर राज्य रूपी इकाइयों के मध्य किया गया है। केंद्र को आपने अधिक शक्तिशाली माना, केंद्र को आपने क्या माना, अधिक मजबूत आपने माना। तो केंद्र यदि मजबूत है तो राज्य रूपी इकाइयों पर वो क्या है, अपने कंट्रोल को मेंटेन करके चलता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारे यहाँ की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र पिता है और राज्य रूपी इकाइयां क्या, बच्चे हैं। तो पिता बच्चों पर अपने कंट्रोल को लेकर के आएगा ही आएगा। तो अपने कंट्रोल को मेंटेन किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में या अपने रेगुलेशन को मेंटेन किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में
आप क्या कहेंगे? केंद्र क्या है, ये सारा कार्य किसकी हेल्प से करता है? वो राज्यपाल की हेल्प से करता है। किसकी हेल्प से करता है? वो राज्यपाल की हेल्प से करता है। यही तो कारण है कि हम राज्यपाल को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार का अभिकर्ता कहते हैं, एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभिकर्ता, एजेंट, वही मतलब हुआ कि राज्यपाल जैसे पद के माध्यम से जो केंद्र सरकार है हमारे यहाँ की संघात्मक व्यवस्था में राज्य रूपी इकाइयों पर क्या है, अपने कंट्रोल को मेंटेन करके चलती है। ये व्यवस्था आपके समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हमारे हिसाब से तो आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए, बात वही है यहां भी। यहां मैंने आपको क्या दिया है कि कार्य क्या होता है, राज्य स्तर पर होता है। यानी कि अगर आप राज्यपाल के कार्यों की बात करोगे, है ना, अगर आप राज्यपाल के कार्यों की बात करोगे तो राज्यपाल के कार्यों का निष्पादन एक्चुअली कहां मिलेगा? राज्यपाल के कार्यों का निष्पादन एक्चुअली आपको कहां मिलेगा? तो कहां पर मिलता है आपको? राज्य स्तर पर आपको दिखाई पड़ता है। कहां पर दिखाई पड़ता है? राज्य स्तर पर आपको दिखाई पड़ता है। आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? राज्य स्तर पर क्या आपको दिखाई पड़ता है। ठीक, लेकिन मुद्दा क्या बना हुआ? मुद्दा यह बना हुआ है कि जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, मुद्दा यहां पर यह बना हुआ है कि जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, अभी भी मैंने आपको समझाया, भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है उसमें केंद्र क्या है? अधिक शक्तिशाली है। केंद्र क्या है? अधिक शक्तिशाली है। केंद्र क्या है? अधिक शक्तिशाली है। ओके, केंद्र क्या है भाई? अधिक शक्तिशाली है ना। तो वो क्या करता है? वो राज्य पर क्या है? अपने कंट्रोल को लाना चाहता है। वो राज्य पर क्या है? अपने कंट्रोल को लेकर आना चाहता है। और कंट्रोल का जो एक्चुअली मतलब ये है यहां पर कि राज्य का शोषण नहीं करना, बल्कि राज्य अगर भटक जाए, बच्चे अगर भटक जाएं, तो उन बच्चों को पुनः किस पर लेके आना? रास्ते पर लेके आना। उन बच्चों को पुनः किस पर लेके आना? रास्ते पर लेके आना, है ना। तो ये तो हम कहेंगे कि नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है ना। नियुक्ति कौन करता? केंद्र करता है, क्योंकि आप जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसकी ओर से की जाती है? वो राज्यपाल की ओर से की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति क्या है? राज्यपाल की ओर से की जाती है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि कार्य राज्य स्तर पर है और नियुक्ति कौन करके चलता है? सेंटर करके चलता है। लेकिन बात क्या है? बात वही है कि नियुक्ति का अधिकार आपने सेंटर को क्यों दिया? नियुक्ति का अधिकार आपने सेंटर को क्यों दिया, ये बताओ। नियुक्ति का अधिकार सेंटर को आपने इस नाते दिया क्योंकि सेंटर जो है इसी पद के माध्यम से या इसी व्यवस्था के माध्यम से राज्य पर रेगुलेशन लाने का काम करता है या राज्य पर क्या है? कंट्रोल लाने का काम करता है ना। तो यदि हम ये कहें कि नियुक्ति का अधिकार केंद्र को क्यों, 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 है ना। तो इसका मतलब क्या क्या हमें यह कहना पड़ेगा कि यह भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एक मांग है। यह क्या है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एक डिमांड है। यह क्या है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एक मांग है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एक मांग है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की क्या है? एक डिमांड है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की क्या है? एक डिमांड है। कार्य भले ही राज्य स्तर पर होगा, लेकिन मुद्दा किसका बना हुआ है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था की डिमांड आपके सामने आ जाती है कि केंद्र जो पिता है वो बच्चों पर अपना कंट्रोल तो लाएगा ही, तो वो राज्यपाल की ओर से लाता है। तो जिस पद के माध्यम से वो अपने बच्चों को रास्ता दिखाएगा या अपने बच्चों को रेगुलेशन में रखेगा ताकि वो रास्ता ना भटक जाएं, तो उसी को क्या है? नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। उसी को क्या है मेरे प्यारे साथियों? नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। और ये भी आप समझ लें, ये भी आप समझ लें कि नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है, अगर ये सवाल पूछा जाए कि नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है, नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो किस देश की संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित है? नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो किस देश की संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित है?
तो आपका आंसर क्या होगा? कनाडा से प्रभावित। तो आपका आंसर क्या होगा? कनाडा से प्रभावित। कनाडा से प्रभावित है। कनाडा से प्रभावित क्यों है? क्योंकि आप क्या जोड़ के चलेंगे? भारतीय संघात्मक व्यवस्था जोड़ के चलेंगे। आप यहां पर क्या जोड़ के चलेंगे? भारतीय संघात्मक व्यवस्था जोड़ के चलेंगे, क्योंकि भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है ये भी कहां से प्रभावित है? ये भी कनाडा से ही क्या है? प्रभावित है। ये भी कहां से प्रभावित है? ये भी कनाडा से ही क्या है मेरे प्यारे साथियों? प्रभावित है। तो ये बातें बड़े प्यार से आपके समझ में मेरे हिसाब से तो आ रही होंगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या किसी प्रकार की आपको मेरे हिसाब से क्या है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भले ही कार्य राज्य स्तर पर होगा, लेकिन संघात्मक व्यवस्था की एक मांग अनिवार्यता आपको यहां पर जोड़ के चलनी पड़ेगी। इसी नाते आप कहेंगे कि भले कार्य या व्यवहार राज्य स्तर पर करने हैं या शक्तियों का निष्पादन भले ही उन्हें राज्य स्तर पर करना हो, लेकिन नियुक्ति का अधिकार भारतीय संघात्मक व्यवस्था की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको किसको देना पड़ेगा? आपको सेंटर को देकर चलना पड़ेगा। और अगर हल्का सा सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संदर्भ में जो राज्यपाल की नियुक्ति है जो केंद्र की ओर से की जाती है या तो केंद्र सरकार की ओर से की जाती है, इस प्रावधान को आपने कहां से बोरो किया? तो इस प्रावधान को आपने वहीं से बोरो किया है जहां से आपने संघात्मक व्यवस्था को उठाया है। तो संघात्मक व्यवस्था को आपने कहां से उठाया? कनाडा के संविधान से उठाया। इस नाते आपको यह कहना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की ओर से जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये प्रावधान भी किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो आपका आंसर क्या होगा? कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ना। तो ये तो आप जाने गए कि नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है ना, ये मैंने बनाया था नियुक्ति संबंधी प्रावधान, है ना। तो वो तो हमने बता दिया कि वे कहां कहां से प्रभावित है, किस तरीके से आप लेकर के चलेंगे, है ना। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब यहां पर जो मैंने दिया आपको नियुक्ति संबंधी प्रावधान, तो नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो हमें देखने हैं वो हमें देखने हैं भारतीय संविधान की ओर से। भारतीय संविधान की ओर से, अब भारतीय संविधान की ओर से नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो हम लोग यहां पर डिस्कस करके चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, वो हम डिस्कस करके चलेंगे किसकी ओर से? भारतीय संविधान की ओर से। तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आपको दिखाई पड़ेगा। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आपको जो दिखाई पड़ेगा, और आर्टिकल क्या होगा आपका? 157 होगा। आर्टिकल क्या होगा आपका? 157 होगा। तो भारतीय संविधान की ओर से नियुक्ति संबंधी प्रावधान आपके सामने रखता है ना। और नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है उसमें आपको क्या डिस्कस करना होता है? आर्टिकल 157 के अकॉर्डिंग योग्यताओं पर चर्चा आप करते हैं। यहां पर आप क्या है? योग्यताओं पर चर्चा करेंगे। एक तो आप क्या करेंगे? योग्यताओं पर चर्चा करेंगे। और जब आप योग्यताओं पर चर्चा करने की बात करेंगे, बात समझना, तो यहां पर दो ही प्रकार की योग्यताएं हैं। नंबर एक में क्या है कि संबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। संबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। संबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर दो पे आप क्या कहेंगे? संबंधित व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। संबंधित व्यक्ति 35 वर्ष की जो आयु है वो पूरी कर चुका हो। संबंधित व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो संविधान का जो आर्टिकल 157 है वो आपको इस तरीके से क्या है समझाने का कार्य करता है कि भाई मैं क्या है केवल राज्यपाल को लेकर के दो ही प्रकार की जो क्वालिफिकेशंस हैं, यानी कि जो दो ही प्रकार की योग्यताएं हैं, उन्हीं को क्या है आपके सामने रखने का कार्य करूंगा। और दो प्रकार की जो योग्यताएं हैं वो कैसे आपके सामने रखी गई हैं? वो इस प्रकार से आपके सामने रखी गई हैं। वो क्या है? इस प्रकार से आपके सामने रखी गई हैं कि संबंधित व्यक्ति क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की जो आयु है वो पूरी कर चुका हो, और 35 वर्ष की जो आयु है वो क्या कर चुका हो? पूरी कर चुका हो। लेकिन यहां पर यदि हम बीच में ही जोड़ के चलें किसको? आर्टिकल 157 को। यहां पर अगर हम जोड़ के चलते हैं किसको? आर्टिकल 155 को। यहां पर अगर हम किसको जोड़ के चलते हैं? आर्टिकल 155 को अगर हम जोड़ के चलते हैं तो आर्टिकल 155 आपको क्या बताएगा? ये योग्यताओं पर चर्चा नहीं करेगा, ये आपको बताएगा कि नियुक्ति केंद्र की ओर से, नियुक्ति केंद्र की ओर से
नियुक्ति केंद्र की ओर से, और अगर नियुक्ति केंद्र की ओर से तो क्या कहेगा, राष्ट्रपति की ओर से। किसकी ओर से, राष्ट्रपति की ओर से। और एक बात समझ लें, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार जब भारतीय राष्ट्रपति की ओर से की जाती है तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो स्वतंत्र रूप में व्यवहार नहीं कर सकते, उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार ही व्यवहार करना होता है। अनुच्छेद 155 को हम साइड में डिस्कस करके चल रहे हैं। 157 आपको क्या बताएगा, योग्यताओं के संदर्भ में क्या है, संवैधानिक प्रावधान आपके सामने रखेगा। और 155 क्या है, नियुक्ति के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान आपके सामने रखेगा। और नियुक्ति के संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान आपके सामने रखेगा उसमें साफ साफ आपको समझाएगा कि नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से होगी, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर सकते या राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार क्या है, कार्य करना होता है। और आर्टिकल 155 ही आपको यह बताता है कि राज्यपाल कोमा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होकर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होकर अपना पद धारण करते हैं, अपना पद धारण करते हैं, अपना पद धारण करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 155 आपको बताता है कि जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होकर ही अपना पद जो है वो धारण करते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधीन होकर के, किसी अन्य व्यक्ति के प्रसाद पर्यंत होकर के अपना पद धारण करते हैं तो उसके कुछ मायने होते हैं, उसके कुछ क्या है, मतलब होते हैं। जैसे यहां पर जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होकर के अपना पद धारण करते हैं, तो यहां दो मायने तो आप जोड़ के चलेंगे। पहला मतलब क्या होगा, आप ये बताने का कार्य करेंगे कि राष्ट्रपति को ही क्या है, अधिकार है राज्यपाल की नियुक्ति करने का। राष्ट्रपति को ही क्या है, अधिकार है राज्यपाल की नियुक्ति करने का। और यहां पर दूसरा मामला यह बन के आएगा कि यदि राज्यपाल को अपनी ओर से त्यागपत्र देकर के चलना हो तो राज्यपाल अपनी ओर से जो त्यागपत्र है वो राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देंगे, बल्कि किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो ये मामला भारतीय राज्य व्यवस्था की ओर से बार बार आपके सामने आता है। ऐसे कई सारे पद आपको दिखाई पड़ते हैं जो किसी अन्य पद के संदर्भ में प्रसाद पर्यंत होकर के क्या है, अपना पद धारण करते हैं। तो यहां यदि मामला यह है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होकर अपना पद धारण करते हैं, तो यहां राष्ट्रपति को राज्यपाल के संदर्भ में आपको दो प्रकार की शक्तियां देकर के चलनी होंगी। पहली, राष्ट्रपति को ही अधिकार है राज्यपाल की नियुक्ति करने का। दूसरा मामला क्या है कि यदि राज्यपाल अपनी ओर से त्यागपत्र देना चाहते हैं, अपनी ओर से क्या है, त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही क्या है, संबोधित करते हुए देंगे। वो त्यागपत्र क्या है, राष्ट्रपति को ही क्या है, संबोधित करते हुए देंगे। ये मामला आपकी समझ में आ गया होगा। 157 संवैधानिक प्रावधान है योग्यताओं के संदर्भ में, 155 संवैधानिक प्रावधान है नियुक्ति के संदर्भ में, और दोनों को मैंने आपके सामने क्या है, कैलकुलेट करा दिया है। इस तरीके से आपको इस मामले को क्या है, लेकर के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मुझे आपके सामने रखना है वो क्या है, सरकारी आयोग की सिफारिशें आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सरकारी आयोग की सिफारिशें, और सरकारी आयोग की सिफारिशें जो आप डिस्कस करने वाले हैं, सरकारी आयोग का रेफरेंस लेंगे आप 1988 में। कहाँ लेंगे, 1988 के अकॉर्डिंग आप लेके चलेंगे। 1988 में आप लेके चलेंगे, 1988 के अकॉर्डिंग आप लेकर के चलेंगे। तो सरकारी आयोग कुछ बातें आपके सामने रखता है राज्यपाल के संदर्भ में, है ना, या राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में आप कह सकते हैं। विशेष तौर पर क्या है, आप यही जोड़ के चलें, नियुक्ति के संदर्भ में। नियुक्ति के संदर्भ में तो सरकारी आयोग क्या कहता है, नंबर 1 पर आपको यह समझाने का कार्य करता है कि संबंधित व्यक्ति
उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। संबंधित व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। संबंधित व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, है ना। जहां राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पा रहा हो, जहां राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पा रहा हो, जहां राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पा रहा हो, दूसरी बात इसमें यह कही गई है सरकारी आयोग की ओर से, संबंधित व्यक्ति उस राज्य के, संबंधित व्यक्ति उस राज्य के राजनीतिक व्यवहारों, उस राज्य के राजनीतिक व्यवहारों के साथ ना जुड़ा हो, उस राज्य के राजनीतिक व्यवहारों के साथ ना जुड़ा हो, उस राज्य के राजनीतिक व्यवहारों के साथ ना जुड़ा हो। और इसका अर्थ यह होता है कि संबंधित व्यक्ति उस राज्य के राजनीतिक व्यवहारों के साथ ना जुड़ा हो। इसका सही मतलब यह होता है कि जुड़ाव ना तो प्रत्यक्ष तौर पर होना चाहिए और जुड़ाव ना ही क्या है, अप्रत्यक्ष तौर पर होना चाहिए। जुड़ाव ना तो प्रत्यक्ष तौर पर होना चाहिए और जुड़ाव ना ही क्या है मेरे प्यारे साथियों, अप्रत्यक्ष तौर पर होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है, आप इस बात को समझें कि नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, संबंधित राज्य के सीएम के साथ चर्चा की जाए, चर्चा की जाए। संबंधित राज्य के सीएम के साथ क्या डिस्कशन किया जाए, चर्चा की जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि नियुक्ति के समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नियुक्ति के समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा, नियुक्ति के समय वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा के साथ चर्चा की जाए, के साथ चर्चा की जाए, के साथ चर्चा की जाए। तो सरकारी आयोग नियुक्ति के संदर्भ में क्या क्या बातें रखता है कि संबंधित राज्य, संबंधित जो व्यक्ति है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। संबंधित जो व्यक्ति है वो उस राज्य का क्या है मेरे प्यारे साथियों, निवासी नहीं होना चाहिए। जहां राज्यपाल के रूप में क्या है नियुक्ति पा रहा हो, संबंधित व्यक्ति उस राज्य के राजनीतिक व्यवहारों के साथ ना तो प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा रखता हो और ना ही क्या है अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा रखता हो। नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के सीएम के साथ क्या है आपको डिस्कशन करना चाहिए और नियुक्ति के समय क्या है मेरे प्यारे साथियों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा के साथ भी क्या है आपको डिस्कशन करना चाहिए। ये कहाँ बताया गया, ये सरकारी आयोग की जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं उनमें समझाया गया। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में एक बात को भी कहा, सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में एक बात को भी कहा कि मान लीजिए अगर आपने बात किसकी की, केंद्र की, अगर आपने बात किसकी की, केंद्र की, यानी कि सेंटर की बात आपने की। उन्होंने कहा कि सेंटर में मान लीजिए शासन किसका है, शासन में मान लीजिए केंद्र में जो शासन है किसका है, वो ए का है और ए अपने आप में क्या है कोई पॉलिटिकल पार्टी है। ए अपने आप में क्या है कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। वो ये समझाने का प्रयास कर रहे थे सरकारी आयोग के माध्यम से लोग कि मान लीजिए अगर आपने केंद्र का रेफरेंस लिया और केंद्र में किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का शासन है जिसको आपने क्या कहा ए कहा, तो ये जो राजनीतिक पार्टी है, ये जो राजनीतिक पार्टी है, ये जो आपने यहां से क्या निकाला पॉलिटिकल पार्टी आपने निकाला, इस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए।
इस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके आप क्या है राज्यपाल के रूप में क्या है राज्य में नियुक्ति करने जा रहे हैं। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो ऐसा व्यक्ति क्या है बार बार केंद्र सरकार का ही पक्ष लेने का काम करेगा, और जब वो बार बार मनमाना व्यवहार करते हुए केंद्र सरकार का पक्ष लेने का काम करेगा तो राज्य के व्यवहारों पर क्या है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में साफ साफ कहा कि जिस राजनीतिक दल की सरकार केंद्र में बना हुआ है उस राजनीतिक दल से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसकी आप क्या है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मामला आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से क्या है नहीं होगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है आप पुंछी आयोग की सिफारिशों को कैलकुलेट करने का काम करेंगे। राज्यपाल के संदर्भ में क्या पुंछी आयोग की सिफारिशों को आप क्या यहां पर कैलकुलेट करने का काम करेंगे, और जब पुंछी आयोग की सिफारिशों को आप लोग कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो यही चर्चा अपने आप में क्या है काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि पुंछी आयोग का जो रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे वो रेफरेंस आप कहां लेके चलेंगे 2016 के साथ आप लेके चलेंगे। 2016 के साथ क्या है आप पुंछी आयोग का जो रेफरेंस है यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या लेकर के चलेंगे। अब एक बात मेरी आप लोग यहां पर समझो, अब आप मेरी एक बात यहां पर क्या समझने का कार्य करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं, एक मिनट, हम सभी लोग क्या यहां पर जानते हैं कि राज्यपाल के संदर्भ में है ना, अगर आप राज्यपाल को पद से हटाना चाहते हैं, ऐसा मान के चलो कि यदि आप राज्यपाल को क्या है पद से हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, पद से हटाए जाने के संदर्भ में ऐसा लिख लेते हैं, राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में, है ना। तो राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में हमारे पास क्या है, हमारे पास विधायी प्रक्रिया नहीं है, हमारे पास क्या है विधायी प्रक्रिया नहीं है, हमने किसी भी विधायी प्रक्रिया को नहीं अपनाया है, यानी कि हमने किसी भी क्या है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को नहीं अपनाया है। यानी कि यदि आप राज्य विधानमंडल की बात करेंगे, है ना, या आप क्या है राज्य विधायिका की आप बात करेंगे, तो राज्य विधानमंडल की बात आप करें या राज्य विधायिका की बात आप करें, उनको ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि राज्यपाल को उसके पद से हटाए जाने के संदर्भ में वो कोई प्रस्ताव लेकर के आए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में हमने किसी भी प्रकार के क्या है विधायी प्रक्रिया को नहीं अपनाया है ना। दैट मीन्स हम राज्यपाल पर क्या है हम ये भी कह सकते हैं कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया को नहीं चला सकते, क्योंकि आपके परीक्षाओं में कई बार ये सवाल आता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी व्यवस्था है या निम्न में से ऐसा कौन सा पद है जिस पर आप महाभियोग नहीं चला सकते, तो अक्सर आंसर आपका क्या निकलता है वो राज्यपाल निकलता है। तो आप कैसे भी व्यवहार करो, आप ये कह सकते हैं कि राज्यपाल को उसके पद से हटाए जाने के संदर्भ में हमने किसी भी प्रकार की विधायी प्रक्रिया को नहीं अपनाया है, और हम ये भी कह सकते हैं कि राज्यपाल को उनके पद से हटाए जाने के संदर्भ में हम क्या है महाभियोग उन पर नहीं चला सकते। ये दोनों बातें आपके समझ में क्या है आ जानी चाहिए। लेकिन पुंछी आयोग जो है, पुंछी आयोग की जो सिफारिशें हैं, पुंछी आयोग की जो क्या है आपकी सिफारिशें हैं, उसमें कहा गया कि राज्य विधायिका को अधिकार प्राप्त हो, राज्य विधायिका को क्या हो अधिकार प्राप्त हो, राज्य विधायिका को क्या है भी अधिकार प्राप्त हो। एक बात, विधायी प्रक्रिया अपनाने का, विधायी प्रक्रिया अपनाने का, विधायी प्रक्रिया अपनाने का, विधायी प्रक्रिया अपनाने का, विधायी प्रक्रिया अपनाने का,
राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में, राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में, राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में, राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में, राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में। और पुंछी आयोग ने साफ साफ कहा कि भाई इस विधायी प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाए, इस विधायी प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाए, इस विधायी प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाए, इस विधायी प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहा जाए, यानी कि क्या कहा जाए, महाभियोग कहा जाए, इस विधायी प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाए। तो पुंछी आयोग ने नई प्रकार की बात की है, और अगर इस प्रकार की बात आपके सामने आती है तो बात क्या है, ये बात नहीं है बल्कि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्या है, ग्राउंड है। तो जनरली हम यही मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मामला है, हमारे यहाँ पर क्या ये मामला है कि राज्यपाल को उसके पद से हटाए जाने के संदर्भ में हम कोई भी विधायी प्रक्रिया अपना करके नहीं चलते हैं। इसका मतलब हम अन्य शब्दों में इसे कैसे कहेंगे कि राज्यपाल को उनके पद से हटाए जाने के संदर्भ में हम किसी भी प्रकार की क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं। लेकिन पुंछी आयोग अपने रिकमेंडेशंस के माध्यम से आपको ये बतलाने का कार्य करता है या ये समझाने का कार्य करता है कि राज्य विधायिका को आपको राइट देना होगा, राज्य विधायिका को आपको क्या अधिकार दे करके चलना होगा विधायी प्रक्रिया अपनाने का, राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में। और इस विधायी प्रक्रिया को आप क्या कहने का कार्य करेंगे, इस विधायी प्रक्रिया को आप ये कहने का काम करेंगे कि भी महाभियोग आप इसे क्या कहेंगे। यह आपका पुंछी आयोग राज्यपाल के संदर्भ में। नेक्स्ट, एसआर बोम्मई मामला 1994, एसआर बोम्मई मामला 1994। एसआर बोम्मई मामला आपको कहां लेके जाता है, ये लेके जाता है आपको आर्टिकल 356 की ओर। यह आपको कहां लेके जाता है, आर्टिकल 356 की ओर, है ना। और आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 356 है, तो आर्टिकल 356 में क्या है, आर्टिकल 356 में क्या है, यह राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। यह क्या करता है, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था लाता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। और यह कहता है कि भैया अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, अगर राज्य में क्या हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो जाए, राज्य में संवैधानिक तंत्र, राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर, अब संवैधानिक तंत्र के असफल होने का मतलब क्या होगा, संवैधानिक तंत्र के असफल होने का मतलब यहां पर यह होगा कि यदि राज्य संविधान में बताई गई जो बातें हैं, संविधान में गिनाए गए जो प्रावधान हैं, उनके अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या है, फेल हो गया है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में यह बताया गया है कि भी राज्यपाल को क्या है, अधिकार है, राज्यपाल को क्या है, एक अधिकार है, राज्यपाल के पास क्या है, एक अधिकार है सिफारिश करने का, राज्यपाल के पास क्या एक अधिकार है सिफारिश करने का। और सिफारिश किसकी ओर जाएगी, राष्ट्रपति की ओर जाएगी। सिफारिश किसकी ओर जाती है, राष्ट्रपति की ओर जाती है। सिफारिश किस रूप में होनी चाहिए, लिखित रूप में होनी चाहिए। सिफारिश किस रूप में होनी चाहिए, लिखित रूप में होनी चाहिए, ताकि बाद में इसका क्या हो पाए, जुडिशल रिव्यू हो पाए, ताकि बाद में इसका क्या हो पाए, जुडिशल रिव्यू आप कर पाए, ताकि बाद में इसका क्या है, जुडिशल रिव्यू कराना क्या हो जाए, संभव हो जाए। तो राज्यपाल को आपने अधिकार दिया है सिफारिश करने का लिखित रूप में राष्ट्रपति को कि वे राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, आप राष्ट्रपति शासन लागू करवाएं। लेकिन सिफारिश के संदर्भ में भी यह कहा जाता है कि वे लिखित रूप में क्या है, सिफारिश क्या है, आपकी होनी चाहिए, लिखित रूप में क्या है, आपकी सिफारिश होनी चाहिए। तो ये मामला किसका है, 356 का मैंने भी आपको बताया। ये मामला मैंने किसको बताया, 356 का मैंने आपको बताया। अब इसके साथ आप एक काम करो, इसके साथ आप एक काम करो कि जो एसआर बोम्मई मामला है, एसआर बोम्मई केस
1994। तो एसआर बोम्मई मामला केस, इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में राज्यपाल का व्यवहार मनमाना नहीं होना चाहिए। राज्यपाल का व्यवहार मनमाना नहीं होना चाहिए। राज्यपाल का व्यवहार क्या, मनमाना नहीं होना चाहिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि भैया ठीक है, व्यवस्था है, प्रावधान है, लेकिन आप मनमानी नहीं कर सकते, आपको मनमाना व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको जो व्यवहार है वो संविधान सम्मत होना चाहिए, संविधान के अनुकूल ही होना चाहिए, संविधान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो पहले मैंने 356 आपको बताया, हल्का था यहाँ पर, और 356 में जो कहा गया उसी को हमने कहाँ जोड़ा, एसआर बोम्मई मामले के साथ हम जोड़ के चले। और एसआर बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से साफ साफ कहा गया है कि भैया आप एक बात समझ लो, आप एक बात समझ लो कि आप मनमाना व्यवहार यहाँ पर क्या है, नहीं कर सकते। आप मनमाना व्यवहार क्या यहाँ पर नहीं कर सकते। व्यवहार ठीक होना चाहिए, संविधान संगत होना चाहिए, संविधान के अनुकूल होना चाहिए। ये बातें आप यहाँ पे क्या है, इस केस लो के साथ क्या है, जोड़ते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक मिनट है, नवाब रेबिया मामला। अच्छा, पुंछी आयोग, इसको 2010 में आप लेके चलेंगे, ठीक है। इसको आप कहाँ लेके चलेंगे, 2010 में लेके चलेंगे, नोट इन 2016। ये करेक्शन एक कर लेना आप ना, जल्दबाजी में हो गया वो। नवाब रेबिया मामला 2016। क्या देखिए, नवाब रेबिया मामला 2016, नवाब रेबिया मामला क्या है, 2016, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि सपोज दैट आपने क्या माना, आर्टिकल 163 का रेफरेंस आप यहां पर लेके चलेंगे। तो आर्टिकल 163 आपको क्या बताता है कि देखिए, राज्यपाल जो है जब अपनी शक्तियों का निर्वहन करेगा, राज्यपाल जो है जब अपनी शक्तियों का निर्वहन करेगा, राज्यपाल जब अपनी शक्तियों का निर्वहन करेंगे, है ना, तो उनको क्या है, राज्य मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करना होगा। राज्य मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करना होगा। राज्य मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करना होगा। यानी कि आर्टिकल 163 जनरली ये कहता है कि भाई राज्यपाल जनरली जो अपनी पावर्स को डिस्चार्ज करके चलेंगे या अपनी शक्तियों का निर्वहन करके चलेंगे, तो उनको अपने साथ क्या है, राज्य मंत्री परिषद की एड और एडवाइस को क्या है, जोड़ के चलना पड़ेगा। एड और एडवाइस को क्या है, जोड़ के चलना पड़ेगा। आर्टिकल 163 ही क्या है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर भी चर्चा करता है, जो मैं अलग से आपको दिखाऊंगा। विवेकाधीन शक्तियों पर भी चर्चा करता है, इस टॉपिक को अलग से हम डिस्कस करेंगे। विवेकाधीन शक्तियों पर क्या है, चर्चा करने की बात करता है। विवेकाधीन शक्तियों पर क्या है, चर्चा करने की बात करता है। अब यही जो आपकी विवेकाधीन शक्तियां हैं, इन्हीं विवेकाधीन शक्तियों के साथ क्या है, आप किसको जोड़ेंगे, नवाब रेबिया केस 2016। तो इस केस में कहा गया कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग मनमाना ना हो, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग मनमाना ना हो तथा कल्पनाओं पर आधारित ना हो।
तथा कल्पनाओं पर आधारित ना हो, तथा कल्पनाओं पर आधारित ना हो, तथा कल्पनाओं पर आधारित ना हो, तथा कल्पनाओं पर आधारित ना हो। तो अभी हम केवल रेफरेंसेस लेकर के चल रहे हैं। यहाँ अगर विवेकाधीन शक्तियों को हम थोड़ी डिस्कस करेंगे तो लेक्चर अलग हो जाएगा। तो आर्टिकल 163 राज्यपाल की शक्तियों के निर्वहन के संदर्भ में कहता है कि राज्य मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार जनरली आपको ये काम करना होगा। लेकिन आर्टिकल 163 ही क्या है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर भी चर्चा करने की बात करता है। और विवेकाधीन शक्तियों का मतलब ये हो जाता है कि कुछ ग्राउंड्स ऐसे आ जाते हैं जहां राज्यपाल को स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों का निर्वहन करने का मौका मिल जाता है। तो उसी संदर्भ में जो नवाब रेबिया केस है 2016, पुंछ आयोग को आप 2010 में लेके चलेंगे, मैंने करेक्शन करवा दिया है, वो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। और यहां पर क्या है, इसमें आप देखेंगे कि साफ साफ कहा गया कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग आप करें, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आपका प्रयोग क्या है, आर्बिट्ररी नेचर का नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए और कल्पनाओं पर आधारित ना हो, यानी कि यूटोपियन ग्राउंड उसका नहीं बनना चाहिए। तो ये कुछ बातें हमने क्या है मेरे प्यारे साथियों आपके सामने क्या है राज्यपाल के संदर्भ में रखने का कार्य किया है। तो अलग अलग जो आपके पार्ट्स हैं, 2-3 पार्ट्स में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं राज्यपाल के संदर्भ में हम करेंगे। और राज्यपाल का जो पद है या राज्यपाल की जो व्यवस्था है, मैंने शुरुआत में चर्चा में आपको बताया कि इसको लेकर के नाना प्रकार के विवाद आपके सामने आते रहते हैं। तो ये अपने आप में परीक्षा उपयोगी बनता ही है और आपके परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से क्या है सवाल पनपते रहते हैं। तो लेक्चर के साथ आपको अपना जुड़ाव करके चलना है। जो बातें बताई गई हैं उन बातों के अकॉर्डिंग आप क्या है अपने आप को क्या है लाभान्वित कराने का कार्य करेंगे। और मैंने इस तरीके से आपके सामने रखा है कि जिस तरीके से अक्सर परीक्षाओं पे की ग्राउंड जो हैं बन के आपके सामने क्या है मेरे प्यारे साथियों आ जाते हैं। तो आप गंभीर जुड़ाव करें, चर्चा को देखें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।